जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं सूरज कुमार। तो आज हम लोग जो आपका झारखंड पॉलिटेक्निक का जो केमिस्ट्री का आपका पेपर होने वाला है उसके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ये सभी प्रश्न देखा जाए तो आपके पास 2019 में आए हुए प्रश्न सब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी कि मैं सीधा सीधी बोलूँ तो आपका PYQ भी हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, रक्त का pH है। तो देखो, रक्त जो हमारा होता है ये स्लाइटली थोड़ा क्षार प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, इसीलिए इसका pH मान 7.4 होता है। ठीक है, कभी ऑप्शन में आए कि रक्त है अम्ल, क्षार और लवण, तो मार दीजिएगा क्षार। ठीक है, ये थोड़ा सा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है क्योंकि इसका pH मान 7.4 के आसपास होता है। 7 होता तो ये उदासीन होता, पर 7.4 है इसलिए क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रवृत्ति हो जाएगा। हमारा पेट डैश अम्ल को उत्पन्न करता है जो पाचन के लिए मदद करता है। तो हमारा पेट जो है वो जठर अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं HCl, उत्पन्न करता है, जो क्या करता है, पाचन के लिए मदद करता है। ठीक है, इसी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। तो याद रख लीजिएगा, बिच्छू बूटी के डंक मारने वाले बाल के चुभने पर जलने के दर्द के एहसास, इसका कारण क्या बताना है आपको। तो देखो, जितने भी तरह का डंक होता है सब में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसी को फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के कारण से क्या होता है कि दर्द का एहसास होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न आपके पास 64 नंबर का, बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा बेसिकली याद रखना, ये बेसिकली उसका डायरेक्टली आपको रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। बोरेक्स के निर्माण के लिए डैश का उपयोग होता है। तो बोरेक्स के निर्माण के लिए याद रखिएगा वॉशिंग सोडा का निर्माण, उसका उपयोग किया जाता है। किसका, वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश प्लास्टर ऑफ पेरिस पॉप है। आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे सूत्र पूछा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जिसको हम लोग पॉप बोलते हैं, बेसिकली CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है वो जिप्सम को आपके पास 373 केल्विन पर गर्म करने पर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को तन्यता का गुण बोला जाता है या फिर लचीलापन बोला जाता है। ठीक है, जो भी आपके पास ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से आप लोग टिक कर लीजिएगा। अधात वर्धीयता का मतलब होता है कि धातुओं को पीटकर पतले चादर के रूप में बदलना। ठीक है, पर यहाँ बेसिकली तार की बात चल रही है, तार खींचने की बात चल रही है, तो लचीलापन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अत्यधिक अधातवर्धीय धातु है। तो दुनिया में सबसे अधिक जो अधातवर्धीय धातु होता है या फिर लचीला धातु, दोनों ही का दोनों याद रखना, सोना होता है, AU होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि 1 ग्राम सोना को हम लोग 2 किलोमीटर लंबे तार के रूप में खींच सकते हैं, क्योंकि सोच के देख सकते हो कितना ज़्यादा लचीला है। और साथ ही साथ इसको पीट कर बहुत पतले पतले चादर के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, गोल्ड फॉइल के रूप में बदला जा सकता है, जो अत्यंत लचीला होता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा तन्य होता है। तो सबसे ज़्यादा आपके पास सोना होता है, उसके बाद चांदी होता है, फिर कॉपर वगैरह होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, एल्युमिनियम का भी बहुत ज़्यादा लचीलापन होता है, याद रखना मेरी बात। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, यहाँ पे कौन सा ऐसा धातु है जिसमें चमक होती है। तो याद रखना, आयोडीन जो होता है वो एक अधातु होने के बाद भी उसमें चमक पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन ऐसा है चीज़ है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो जो पोटेशियम होता है ना, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, याद रखिएगा बात। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देख लो, पोटेशियम जो होता है जैसे उसको ठंडे जल में डालोगे तो वो अब आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये जनरली जल में विलय नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि मैग्नीशियम और जल के बीच में एक लेयर बन जाता है, जिससे क्या होता है कि मैग्नीशियम जल के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आ पाता है और वो अपना रिएक्शन प्रदर्शित शो नहीं कर पाता है। ठीक है, जबकि सोडियम को डालोगे तो सोडियम बहुत जल्द तेजी से अभिक्रिया करता है जल के साथ, वो ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बात। इसीलिए सोडियम, पोटेशियम और साथ ही साथ लिथियम को भी, ठीक है, इन तीनों को जो है ये आपका केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, ताकि वो सेफ रहे। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास लिखा है कि यहाँ पे अत्यधिक तनु आपके पास HNO3 के साथ मैंगनीज के प्रभाव से कौन सा गैस बनता है। तो याद रखना मेरी बात, अगर आप लोग पास तनु HNO3 के साथ अगर मैंगनीज का रिएक्शन कराओगे तो वो हाइड्रोजन गैस वहाँ पे निकालेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाशीलता का क्रम है, यहाँ पे आपको बताना है कि क्रियाशीलता क्रम है। तो सक्रियता श्रेणी क्लास 10 में अगर आप लोग पढ़े हो तो आपको पता होगा, सबसे पहले आपके पास मैग्नीशियम आता है, उससे कम आपका एल्यूमिनियम रिएक्शन शो करता है, उससे कम जिंक, और सबसे कम यहाँ देखा जाए तो फेरस शो करता है। तो यही सही आंसर हो जाएगा। सिनेबार है, याद रखिएगा, जैसे कि सिनेबार की अगर बात करो तो HGS को हम लोग सिनेबार बोलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न पर पढ़ेंगे, सल्फाइड आयस्को को यहाँ पे डैश द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो याद रखना, उसको भून कर हम लोग ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपके पास फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। ये जो अभिक्रिया इसी को हम लोग थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। जो रेल की पटरियाँ होता है उनको जोड़ने के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। और बेसिकली इस अभिक्रिया में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलता है, इसीलिए इसको हम लोग ऊष्मीय अभिक्रिया बोलेंगे या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है, याद रखना मेरी बात। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के पदार्थ काले क्यों हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि देख लो, जो चांदी है वायु के संपर्क में आने पर वो बेसिकली सिल्वर सल्फाइड का क्या करता है, अपने ऊपर एक कोटिंग चढ़ा लेता है, एक परत बन जाता है जो कि काले रंग का होता है। इस कारण से क्या होता है कि चांदी कुछ समय बाद काला पड़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांस्य जो है वो मिश्र धातु है, तो याद रखना जो कांसा होता है ये बेसिकली कॉपर और टीन के मिश्र धातु से बनता है, ठीक है। चीज़ों को याद रखिएगा, कॉपर और टीन के मिश्र धातु से बनेगा, Cu और Sn से, ठीक है। और जो बिजली के तार को जोड़ने के लिए देखा जाए तो किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो सोल्डर, जिसको हम लोग टाका बोलते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। और ये भी याद रखिएगा, जो सोल्डर होता है ना, सोल्डर किसके किसके साथ मिलकर बना होता है, तो याद रखना सीसा और टीन के साथ मिलकर सोल्डर बनता है। CNG का मुख्य घटक है, तो CNG का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है, CH4 होता है। तो मीथेन रहे या CH4 है, आप लोग जो भी रहेगा उसके हिसाब से करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण के लिए डैश का उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है, तो याद रखना वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण के लिए, यानी कि देख लो वनस्पति जो तेल होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, वो बेसिकली असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कैटेगरी में आता है। तो इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है, तो डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण से देखा जाए तो आपके पास ये जो टोटल अभिक्रिया होती है इसको हम लोग हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, इसके लिए इससे हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदलने का काम करते हैं। तो यहाँ पे किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो जाता है, तो Ni उसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते थे मैंने सभी करा दिया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन